हेलो एवरीवन, मैं सविता सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से एक हमारी ये नई बुक है यूपी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की। तो इस बुक का फुल रिवीजन करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है साइंस की यूपी डीएलएड की, तो उसका आज हम लोग फुल रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पृथ्वी और आकाश, द अर्थ एंड स्पेस। तो इसके बारे में जानते हैं कि अर्थ क्या है और इसका अस्तित्व कब आया, कब शुरू हुआ, इनके सबके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश क्या है? सभी को पता है कि पृथ्वी लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले पूर्व हुआ था। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये है कि 4.54 मतलब कि 4.54 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। लगभग, एक्यूरेट तो अभी तक कोई नहीं बता पाया, लगभग, ठीक है। उसके बाद 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ जीवन का विकास हुआ था। फिर चलते हैं। तो जब सबसे पहले पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पहले तो जीवन नहीं था संभव। कैसे संभव हुआ? जब पृथ्वी के साथ साथ ओजोन परत का निर्माण हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि ओजोन परत मतलब कि ओजोन परत का क्या रोल है पृथ्वी पे, क्या वो नहीं होगा तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब ये ओजोन परत का धीमे धीमे जब पृथ्वी का निर्माण होने के बाद ओजोन परत का निर्माण हुआ, चुंबकीय क्षेत्र पर मिलकर पृथ्वी आने वाले विकिरण को रोकता है। क्या करता है? एक लेयर की तरह है, फिल्टर की तरह है, जो कि हमारी जो सन रेजेस होती हैं उनमें जो हानिकारक विकिरण होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, उनको फिल्टर करके पृथ्वी तक भेजता है। तो उसकी वजह से जब वो लेयर बन गई तो हमारा जीवन जो है पृथ्वी पे ज्यादा अच्छा मतलब संभव हो गया, जीवन का अस्तित्व संभव हुआ। तो यह है कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? जीवन संभव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इस तरह से तो आकाश में सूर्य है, चांद है, तारों की दुनिया बहुत अनोखी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब। अब एक यहाँ पे पर्यायवाची भी दिया हुआ है कि नभ, आसमान, अंबर, व्योम, नीलांबर तथा गगन, ये क्या है? पृथ्वी के आकाश में के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के बारे में जान लिया कि कब निर्माण हुआ था, किस ओजोन लेयर की वजह से, फिर फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं कि सौर मंडल और सौर परिवार क्या है। सौर मंडल आप सभी को पता है कि सौर मंडल क्या होता है, सौर परिवार क्या होता है, जिसमें हमारे चांद, तारे और सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारे होते हैं। यही तो है हमारा सौर मंडल का परिवार। तो इसी के बारे में हमारी ये डीएलएड की जो बुक है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अब उसे ब्रह्मांड कहते हैं। किसे कहते हैं? मानव ने क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व की संकल्पना परिलक्षित की है। क्रमबद्ध इकाई मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जिन चीजों को बताया है वो क्या है? ब्रह्मांड है हमारा। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मांड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मोस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो है। इसका अर्थ क्या होता है? सुव्यवस्था, मतलब कि एक व्यवस्थित ढंग से जिनका अरेंजमेंट हो, वो क्या है? सुव्यवस्था की, उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। और इसको, इसके संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड विज्ञान। उसके बाद कुछ विद्वान इन्हें आकाशीय पिंड भी कहते हैं, मतलब कि ब्रह्मांड को कुछ विद्वान और क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। और हमारी पृथ्वी भी एक क्या है? खगोलीय पिंड है। ये जान लिया। फिर हम चलते हैं आगे कि कुछ आकाशीय पिंड बहुत बड़े भी होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, और जिसे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश, जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनमें से कुछ के पास अपनी ऊर्जा भी होती है और प्रकाश भी होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? जो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उनको हम तारा की श्रेणी में रखते हैं। यही तो है सुव्यवस्था, कि उनको अलग अलग, सबको तो एक ही कैटेगरी में नहीं रखेंगे ना, सबकी अलग अलग प्लेस रखी गई है। यही हमारा क्या है? ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये क्या है? जिनकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है, अपनी लाइट होती है, एनर्जी होती है, वो उनको किस पिंडों में रखा गया? तारा बोला गया है, ठीक है। जैसे कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य, अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य जो है सबसे निकट है पृथ्वी ये, और इसीलिए ये हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। जैसे कि चित्र 1.1 में हम एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं फिगर में। ये देखिए, ये है ना, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी।
सबसे पास में है ये तारा, इसलिए ये हमें सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। फिर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो ये तारे के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फिर एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, खगोलीय पिंडों का एक अन्य वर्ग भी होता है जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे केवल सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, उससे परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ग्रह का। जैसे हमने आपको पहले बताया कि तारा कौन था, जिसमें अपनी लाइट थी और अपनी एनर्जी थी। उसके बाद जस्ट उसका अपोजिट कि जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, खुद की एनर्जी नहीं, मतलब प्रकाश नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उनको किस उसमें रखा गया, उनको ग्रह बोला गया। ठीक है, जिनके पास खुद की लाइट और खुद की एनर्जी नहीं थी, उनको किस श्रेणी में, किस पिंड में रखा गया, ग्रह कहा गया। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट था, तो वो बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड एवं धूम केतु इत्यादि को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा गया है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड हैं, जिसमें मैंने तारे के बारे में बता दिया, ग्रह के बारे में बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक सिद्धांत पढ़ लेते हैं। कोपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पर, तो कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद सौर में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है जिसका प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्यमान सूर्य में निहित होता है। ठीक है, सौर मंडल का सूर्य में कितना निहित है? इतना ज्यादा निहित है। ठीक है, सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। ठीक है, ये किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था ये सिद्धांत अपना। फिर चलते हैं हम लोग आगे। जैसा कि हम लोगों को ये रिवीजन करना है एग्जाम के पर्पज से, तो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे किसी भी टॉपिक को, क्विक रिवीजन है तो इसलिए हम थोड़ा टाइम दे पाएंगे एक ही टॉपिक को। चलते हैं फिर सूर्य की तरफ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि तारा क्या है, ग्रह क्या है, सौर मंडल क्या है। अब हम जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य सौर मंडल का क्या है? प्रधान है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, एक तारा है, और ये इसका व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 110 गुना है। ठीक है, तीन चीजें जानी, प्रधान है सौर मंडल का, एक तारा है, और इसका व्यास कितना है? सूर्य के व्यास का 13,95,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। पृथ्वी को पूरा नहीं, 2 अरबवा भाग सूर्य का पृथ्वी को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.9 लाख किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की। कितनी? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी को सूर्य तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल मतलब कि फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये है कि इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। ये जो कोरोना होता है, जैसे ये सन होता है, इसके साइड साइड से देखो हल्का सा वो दिखता है ना, इसको क्या बोलेंगे? कोरोना बोलेंगे। ठीक है, इसको मुकुट भी कहते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन बन जाए कि सूर्य का मुकुट किसे कहा गया, अब आपको ऑप्शन दे दे, कोरोना को कहा जाता है, कोर को कहा जाता है, तो अगर आपने ये लाइन पढ़ी है तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, कोरोना को या परिमंडल को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास और है सूर्य से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं कि सूर्य का जन्म मतलब कि सूर्य कब निर्माण हुआ था? 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। तापमान इतना है, और सूर्य का व्यास ये है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है? 100 गुना अधिक बड़ा है। मतलब कि पृथ्वी इतनी है तो सूर्य इतना है, 100 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है? 1.9 इंटू 10⁻30 किलोग्राम इसका क्या है? द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.989 इंटू 10⁻30 किलोमीटर में। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये जरूरी नहीं कि 2 यूनिट लास्ट की दे ही। 1.9 इंटू 10⁻30 किलोग्राम क्या होता है? सूर्य का द्रव्यमान मतलब कि वजन होता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम क्या है? इन दोनों गैसों का
क्या होता है, गोला होता है। मतलब कि अगर ये सूर्य है तो इसमें हाइड्रोजन भी होगा और हीलियम भी होगा, इन दोनों का मिश्रण होता है सूर्य में। अगर पूछ ले कि सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है, किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। आगे चलते हैं। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करेगा। मतलब आकाश गंगा इतना बड़ा है कि सूर्य को सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए इतने मिलियन वर्ष को पूरा करना, मतलब 225 से 250 मिलियन वर्ष। ठीक है। सूर्य की आकाश गंगा के केंद्र से दूरी कितनी है, 27,000। ठीक है, 27,000 प्रकाश वर्ष। आपको पता है कि ये इसकी यूनिट होती है, किसी जितने भी हमारे ये प्लेनेट हैं इनकी मेजर करने के लिए दूरी के लिए प्रकाश वर्ष को ही इसकी यूनिट्स माने हैं। यदि पृथ्वी से 17 प्रकाश वर्ष की दूरी के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों की तुलना की जाए तो सूर्य किस नंबर पे है, 4th नंबर पे। सबसे ज्यादा चमकने वाला तारे की बात करी जाए तो सूर्य किस नंबर पे है, 4th नंबर पे है, 4th नंबर पे। आगे चलते हैं। सौर मंडल के पिंड कौन कौन से हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा सौर मंडल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है की एक थ्योरी कोपर्निकस की पढ़ी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सौर मंडल के पिंड कौन कौन से, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्रभाग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 के अनुसार विद्यमान पिंडों का 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। अब वो कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं देख लेते हैं। प्लूटो जो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर है। अगर किसी को ग्रह की श्रेणी में रखा गया है तो उसकी कुछ एक वो होती है ना, लाइन सीमाएं होती है ना, कि इस सीमा के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये श्रेणी मिलेगी। जैसे हम स्टूडेंट्स में ही बोलते हैं कि इतने नंबर है तो आप फर्स्ट डिवीजन है, इतने हैं तो सेकंड है, तो आपके लिए भी एक सीमाएं निर्धारित की गई है ना। उसी तरह से इनके लिए भी सीमाएं निर्धारित है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इनको ग्रह बोलेंगे, इनको उपग्रह बोलेंगे। तो उसी तरह से उनको किन 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। इससे हाँ, प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर है, इसको किसने बताया था, IAU द्वारा ग्रह की परिभाषा दी गई थी, लेकिन अब इसको बाहर कर दिया क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसके अनुसार वह खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करेगा। मतलब कि अगर ये सूर्य है और वो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो वो क्या है, ग्रह है। ठीक है। आकार में लगभग क्या होगा, गोल ही होगा। भाई परिक्रमा करेगा तो उसका आकार लगभग गोल ही होगा, उसको ग्रह कहा जाएगा। और अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे भी ग्रह है, यहाँ पे भी ग्रह है, यहाँ पे भी, तो ये नहीं कि इस ग्रह पे भी है, इस ग्रह पे भी नहीं, वो अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसको ग्रह की श्रेणी। तो 3 पॉइंट हम लोग जान गए कि वो सूर्य का चक्कर लगाएगा, वो लगभग गोल होगा और वो किसी अन्य ग्रह का अतिक्रमण नहीं करेगा, किसी अन्य ग्रह के सीमा में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जिनको उन पिंडों को ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। अब उनमें से कुछ प्रधान ग्रह होते हैं, मेजर प्लैनेट हैं, जिनका नाम मैं बता देती हूँ। दूरी बढ़ते क्रम में क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रह जो होता है उनका दूरी से बढ़ते क्रम में लगाइए सूर्य से। जैसे ये हमारा सूर्य है तो सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन कौन से ग्रह आएंगे, तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य की दूरी से बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको सीरीज जरूर याद होनी चाहिए। इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। क्या है, यहाँ पे बुध होगा, यहाँ पे शुक्र होगा, यहाँ पे पृथ्वी होगी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको सीरीज याद करनी है। उसके बाद फिर हम एक देख लेंगे 4 स्थलीय आंतरिक ग्रह और 4 विशाल ग्रह से बना है बाहरी ग्रह। बुध सूर्य से सबसे करीब और नेपच्यून सबसे दूर है। अगर सूर्य के सबसे करीब ग्रह का नाम पूछेगा तो बताएंगे बुध, और सबसे दूर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, नेपच्यून। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हमने जान लिया कि प्रधान मतलब के बड़े ग्रह कौन से थे, मेजर प्लैनेट्स कौन से थे, ये हमने बताया। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि बौने ग्रह की श्रेणी में किसको रखा गया है। बौने ग्रह मतलब प्लूटो को जिसको रख दिया गया, पहले ये भी ग्रह की श्रेणी में आता था, ग्रह पिंड था, लेकिन जब कुछ IAU जब उन्होंने रिसर्च वो किया तो ये प्लैनेट का नहीं कर रहा था फॉलो, तो इनको बौने ग्रह में रखा गया। अब बौने ग्रह में है यम, एरीज, हामिया,
माकी मामी प्लूटो का पहले खगोलीय वैज्ञानिक नाम नवे ग्रह के रूप में मानते थे। पहले, अब 8 है, पहले 9 मानते थे क्योंकि 9वां प्लेस पे कौन था, बोना, जिसको अब हटा दिया गया है। अब हम आते हैं, इसी तरह से बहुत सारे हैं, यम है, सेरस। अब लघु सौर मंडल पिंड मतलब स्मॉल सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि ज्ञात उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह पट्टी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्लैनेट तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी वो होती है ना पट्टियां, ये सब कण और धूल सब मिलके बना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये सब क्या है, लघु सौर मंडलीय पिंड है, छोटे आकार के जो पिंड होते हैं वो धूमकेतु और ये कुछ छल तारे, उल्काएं, बर्फीली कुपर पट्टी, ये सब क्या है, ये सौर प्लेनेट में आते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं प्लेनेट पे। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। ग्रह क्या है पता चला, ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, उसके पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जब वो घूमेगा तो उसका आकार कैसा होगा, गोल होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मटकी बनाते हैं तो वो क्यों उसी के ऊपर रख के बनाते हैं, उसे आराम से खूब स्पीड में गोल घूमता है, तभी तो मटकी का आकार गोल होता है। अगर आप अपने हाथ से बनाए तो क्या गोल होता है, नहीं होता है ना, क्यों, क्योंकि वो बराबर घूम रहा है। उसी तरह से जब हमारा ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपने ही उस पर रह के घूमता चला जाता है तो उसका आकार ऑटोमेटिक गोल होता चला जाता है, एक बल लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो ही कहता है कि ये सारी चीजें हैं तो वो क्या है, ग्रह है। हाँ, और एक चीज और बताई गई है कि आसपास साफ होना चाहिए, मतलब कि और छोटे छोटे उल्कापिंड, ग्रह, ये सब उसके आसपास नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रहों के भूमध्य रेखीय व्यास अपने अक्ष पर परिक्रमा करते समय सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समय तथा सूर्य से दूरी के आधार पर कुछ तथ्यों को निम्नलिखित सारणी में दिया गया। ये एक हमारे पास टेबल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है, एक श्रेणी है जिसका भूमध्य रेखीय व्यास दिया है, परिक्रमण समय मतलब कि कितना टाइम लगता है इसको चक्कर लगाने में, ये अपना एक चक्कर को सूर्य के चारों ओर कितने टाइम में पूरा कर लेता है, और इसकी कितनी दूरी है सूर्य से, मतलब सूर्य यहाँ है और यहाँ पे बुध है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये एक चार्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। अब जितने भी मैंने ये 8 ग्रहों के बारे में बताया है उन्हीं को डिटेल में बताया गया कि बुध में क्या क्वालिटीज होती हैं, बुध की क्या डिस्टेंस है पृथ्वी से, एक दिन कितना समय लेता है पूरा होने में, ये सब चीजें हैं। तो इसको मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि बुध क्या है, सूर्य से सबसे पहला ग्रह। ये तो मैंने जब पढ़ाया तभी बताया था कि सबसे पहले कौन सा आता है, यहाँ पे बुध आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे समीप ग्रह है और यही कारण है कि दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। भाई जब सूर्य के सबसे पास कोई ग्रह होगा तो उसका तो तापांतर सबसे ज्यादा ही होगा ना, इसलिए ये इसका तापांतर अगर पूछे कि किसका तापांतर है तो बुध का सबसे ज्यादा तापांतर हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीकी प्लेनेट में से एक है। द्रव्यमान में 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है, ठीक है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो पृथ्वी के कंपेयर में 1/4 ही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ये देख लीजिए आप लोग कि पृथ्वी से दूरी इतनी है और गुरुत्वाकर्षण बल इस पे 3.7 का लगता है और द्रव्यमान 3.285 × 10⁻23 किलोग्राम है। और ग्रह का एक वर्ष, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस ग्रह का एक वर्ष 88 डेज पूरे होंगे तब एक साल पूरा हो। जैसे हम लोग पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन में पूरा होता है, इसी तरह इस ग्रह का एक वर्ष कितने 88 डेज में पूरा होगा। और एक दिन कितने दिन में पूरा होता है, 58 दिन 15 घंटे, मतलब कि 30 मिनट। इतने दिन, इतना टाइम के बाद इसका एक दिन हमारा कितने घंटे में पूरा हो जाता है, 24 घंटे में पूरा हो जाता है, पर इनका ग्रह एक दिन इतने ही घंटे में पूरा होता है। ये दो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये देखते चलिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी बुध के बाद हम लोग शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। यहाँ पृथ्वी है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ शुक्र है, यहाँ सूर्य है, तो यहाँ पे बुध है। तो ये जो है पृथ्वी के निकट है ना, सूर्य के कंपेयर में पृथ्वी और बुध के निकट में है।
तो ये हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, जिसे क्या कहते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये भी कुछ एक दो पॉइंट हैं। और इसका चुंबकीय शुक्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चुंबकीय, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो शुक्र ग्रह है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इनको भोर का तारा भी कहा जाता है, यूनानी नाम यूस्पर्स, और शाम का तारा या आकाशीय पिंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका भी यही देख लेते हैं कि इसका एक दिन, ग्रह का एक दिन 116 दिन 18 घंटे में पूरा होता है, किसका, शुक्र का। एक वर्ष 225 दिन में पूरा होगा, ठीक है। मतलब कि इसका भी पृथ्वी से कम ही है, क्योंकि भाई जो पास में होगा उसका चक्कर जल्दी लगेगा, तो उसके डेज कम ही होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं, जहां हम लोग रह रहे हैं। यह आकाश में 5वां सबसे बड़ा ग्रह, अगर पूछता है कि पृथ्वी की किस नंबर पे, तो यह आकाश में 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी है, जहां हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी सूर्य के दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, लेकिन अगर सूर्य की दूरी से देखी जाए तो तीसरे ही नंबर पे तो आ रहा था, हमने बताया था ना, यहाँ सूर्य था, यहाँ बुध था, यहाँ शुक्र था, यहाँ पे पृथ्वी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे पृथ्वी है। लेकिन अगर पूछे कि आकार में, तो 5वें नंबर पे है, और अगर सूर्य की दूरी से पूछे तो पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, ये कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्षांश पे, मतलब कि ऐसे पृथ्वी है तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है अपने अक्षांश पे। कितनी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितनी झुकी हुई है, अब 4 ऑप्शन दे देता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये 23.5 डिग्री अपने अच्छे से झुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद देख लेते, ये तो पता ही है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है पृथ्वी पे, 9.8 इंटू 8087 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये देख लेते हैं कि एक दिन कितने दिन में पूरा होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक दिन पूरा होता है, जिसको हम लोग बेसिकली 24 घंटे बोल देते हैं। तो इसी का तो थोड़ा थोड़ा मिनट कम होता है, जो कि लीप ईयर में काउंट हो जाता है एक दिन, वही होता है जो जनवरी फरवरी 28 और 29 वाला रहता है ना, वो यही का थोड़ा थोड़ा समय बचता है, जो कि एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, 4 साल के बाद पूरा एक दिन बन जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली 24 घंटे ही बोलते हैं। और एक वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड में एक वर्ष पूरा होता है, ठीक है। ये थे 2 पॉइंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं मंगल की तरफ। पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट देख लिए, और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है तो ये हमारी बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की, डीएलएड सेकेंड ईयर की। तो ये आप लोग परचेज करके या पीडीएफ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मंगल पे आते हैं। मंगल सौर मंडल ग्रह के चौथे स्थान पर है। पृथ्वी के बाद किसका नंबर आएगा, चौथे स्थान पे तो मंगल ही आएगा। तो मंगल है, और आकार में 7वें नंबर पर। पृथ्वी कितने नंबर पे थी, 5वें नंबर पे थी, और मंगल 7वें नंबर पे है। मंगल ग्रह को युद्ध का भगवान भी कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए कि युद्ध का भगवान किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। एक पॉइंट ये भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये रेड कलर का ही क्यों होता है, इस प्लेनेट को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो इस पर क्या होता है, लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से इस ग्रह का रंग क्या होता है, लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि लाल ग्रह किस प्लेनेट को कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे मंगल को। या ऑप्शन में पूछ ले कि किस वजह से इसका लाल रंग होता है, तो भाई फेरस ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन की वजह से इस पे फेरस ऑक्साइड पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका एक दिन कितने दिन में पूरा था, इसका ग्रह का एक दिन 37 मिनट में पूरा हो जाता है। मतलब कि 1-1.5 घंटे बिता लिए तो इनका एक दिन पूरा हो जाता है, किसका, मंगल ग्रह का। और एक वर्ष पृथ्वी के 687 डेज जब पूरे होते हैं पृथ्वी के, तब इनका एक वर्ष पूरा होता है। एक दिन तो 1 घंटे 37 मिनट में पूरा हो जाता है, और एक साल पृथ्वी के, जब हमारे यहाँ पृथ्वी पे 687 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब इनका एक वर्ष पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इनके उपग्रह कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह सारे चार्ट में दिया हुआ है उपग्रह कितने, वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी, इस पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, गुरुत्वाकर्षण कितना लगता है, द्रव्यमान कितना है, ये सब आप लोग। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है,
पृथ्वी प्लैनेट का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। पृथ्वी बृहस्पति को, मतलब कि जुपिटर को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और सर्वाधिक हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जुपिटर पे, बृहस्पति पे। इसका भी एक दिन देख लेते हैं कितने दिन का होता है, एक साल कितने दिन का होता है इसका। पृथ्वी का एक दिन, पृथ्वी के 9 घंटे 50 मिनट के जब होता है, पृथ्वी पे हमारे 9 घंटे 50 मिनट पूरे होते हैं तो इनका एक दिन पूरा हो जाता है। मतलब कि इनका भी टाइम पीरियड एक दिन का हमारी पृथ्वी से कम ही है। ठीक है, उसके बाद हाँ, इनके उपग्रह कितने हैं? 16 हैं। फिर शनि पे आ जाते हैं। यह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा ग्रह। यही सब चीजें में इंपॉर्टेंट होती हैं कि पहले नंबर पे कौन है, 5वें पे कौन है, कौन आकार में बड़ा है, किसकी दूरी पृथ्वी से इतनी है। यही सारे प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कह रहा है पृथ्वी के पे बृहस्पति के बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो हमारा ये सैटर्न आता है, शनि आता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला अगर पूछे ज्यादा था, अब बहुत ज्यादा पुराने उसमें तो ज्यादातर पहला पूछते हैं, लेकिन अब चेंज करते करते अब दूसरा पूछने लगे कि दूसरे नंबर पे कौन सा, क्योंकि पहला तो सभी को अब लगभग याद हो गया, तो अब दूसरा पूछने लगते हैं कि दूसरा कौन है। तो हमारा शनि है, सैटर्न है। आगे चलते हैं कि गैसों का गोला भी कहा जाता है किसको? सैटर्न को। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका गुरुत्व पानी से भी कम होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शनि का जो गुरुत्व होता है उसका वो वाटर से भी कम होता है। एक पॉइंट ये है कि शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसके 30 उपग्रह होते हैं। ठीक है, और इस उपग्रह का नाम टाइटन है। सबसे बड़ा इसका अगर देखेंगे तो वो कौन सा है? टाइटन है। और इस तरह से शनि का ग्रह एक दिन का, पृथ्वी के 10 घंटे 14 मिनट पूरे होने पे इनका एक दिन पूरा होता है। एक वर्ष इनका 29.46 वर्ष में इनका क्या होता है? एक वर्ष पूरा होता है। ठीक है, पृथ्वी के इतने साल, जब पृथ्वी के लगभग 29 साल हो जाएंगे तब इनका एक वर्ष पूरा होगा। ठीक है, हाँ, एक क्वालिटी होती है शनि जो प्लैनेट होता है उसमें क्या होता है? रिंग्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें छल्लों की संख्या भी दी कि ये कितने छल्ले होते हैं? 1000 छल्लों की संख्या होती है। और इसमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होती है इनकी प्रमुख गैसें। ये छोटा छोटा आप लोग इसको छोटा सा भी बना, जैसे एक आपने प्लैनेट लिख लिया कि सैटर्न है तो इसका एक दिन कितना होता है, 1 ईयर कितने दिन में पूरा होता है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट गैसें हैं, इनके टेम्परेचर कितना है, ये 2-4 चीजें पॉइंट में लिख लिया तो क्विक रिवीजन के लिए इजी हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग 7वां ग्रह जिसका नाम है अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा होता है। पहला कौन सा था? बृहस्पति था। दूसरा कौन सा था? तीसरा अब हम आए अरुण पे, जिसको यूरेनस भी बोलते हैं। इसकी खोज 1981 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके में भी पृथ्वी से दूरी कितनी दी है? 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। और इस ग्रह का एक दिन कितने दिन में पूरा होता है? 17 घंटे 14 मिनट में इसका एक दिन पूरा हो जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 5 है। और इसकी प्रमुख गैसें कौन सी? हाइड्रोजन है। इसको शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। ठीक है, ये इनकी गैसें होती हैं। इनका ये सब इतना नहीं पूछा जाता, रेडियस है क्या है, ज्यादातर तो ये पूछते हैं कि एक वर्ष, एक दिन, इनकी प्रमुख गैसें कौन सी होती हैं, इनके उपग्रह कितने हैं। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट उस पे चलते हैं। हमारा प्लेनेट कौन सा है? वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून की भी खोज 1846 में की गई थी और जॉन ग्ले और अर्बन ले बेरियल ने की थी। किसने की थी? जॉन ग्ले और अर्बन ले बेरियर ने की थी। और हाँ, ये देख लेते हैं, 166 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 166 वर्ष जब पूरे होंगे तो ये सूर्य की परिक्रमा करेगा और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। एक दिन की गति इतने घंटे में पूरी कर लेता है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 4.6 है। ये हमारी बुक में इतना समराइज करके दिया हुआ है कि आप लोग ये चार्ट भी पढ़ेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ये चार्ट पढ़ेंगे तो देखिए कितना आराम से, ऐसे थ्योरी में पढ़ो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अब यहाँ पे इतने अच्छे से डिफाइन किया गया है कि इजिली आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए उपग्रह कितने हैं इसके? 2 हैं। इसका एक वर्ष, ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 164.8 वर्ष
में पूरा होता है, एक दिन 16 घंटे 6 मिनट में पूरा होता है। किसका? जो हमारा लास्ट प्लैनेट था, 8वां प्लैनेट था, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लैनेट पढ़ा। प्लैनेट में 8 प्लैनेट थे, 9 प्लैनेट पहले थे, लेकिन एक प्लैनेट जो बौना ग्रह की श्रेणी में आ गया उसको हटा दिया गया। अब हम लोगों ने 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया, एक दिन कितने वर्ष में पूरा होता है, कौन कौन सी गैसों का कॉम्पोजिशन होता है जिससे वो बने हैं मिल करके। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह को अंग्रेजी भाषा में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। मतलब कि एक प्लैनेट के साथ, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि इस प्लैनेट का इतने उपग्रह हैं, इस प्लैनेट के इतने उपग्रह हैं, तो ये उपग्रह क्या है? अभी तक तो पढ़ा कि उपग्रह होते हैं, पर ये तो मन में जिज्ञासा होती है कि भाई उपग्रह है क्या, पढ़ाते तो जा रहे उपग्रह क्या है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि उपग्रह क्या है। इसका इंग्लिश नाम सैटेलाइट होता है और इसका अर्थ होता है साथी या सहचर। किसी ग्रह के साथ जो दूसरा साथ साथ चल रहा है उसको क्या कहेंगे? साथी या सहचर कहेंगे। दूसरे शब्दों में किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहें। अब जैसे हम लोगों ने देखा नहीं कि इतने सारे प्लैनेट पड़े, किसी के 24 थे, किसी के 30 थे, किसी के 2 थे, किसी के 7 थे। उपग्रह सबके साथ थे ना, कोई ना कोई हर प्लैनेट के साथ उपग्रह थे, किसी में ज्यादा थे, किसी में कम थे, पर सबके साथ एक एक उपग्रह सैटेलाइट्स थे। तो हमने बताया कि जो हमारा ये सूर्य था, सूर्य के चक्कर तो ये लगा ही रहा है हमारा प्लैनेट, पर इस प्लैनेट के भी साथ साथ जो चल रहा है छोटा एक सैटेलाइट या कई सारे सैटेलाइट चल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलेंगे। तो जान गए ना कि जो ग्रह के चारों ओर चल रहा है, सूर्य की तारा के चारों ओर नहीं, तारे के बारे में पढ़ा, ग्रह के बारे में पढ़ा, अब ग्रह के साथ साथ उपग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। तारे के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह लगा रहा, पर ग्रह के साथ साथ भी कौन चक्कर लगा रहा? उपग्रह चक्कर लगा रहा है। तो बस उसी उपग्रह की बात कर रहे हैं कि जो ग्रह के भी साथ साथ चक्कर लगा रहा है उसको उपग्रह बोलते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है। तो उसमें कौन कौन से, जैसे चंद्रमा हमारा, ये भी क्या है? एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये अगर पूछता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो हमारा मून है, चंद्रमा है। जबकि INS सेट बी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह। अगर पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह पूछ ले तो हमारा क्या है? इनसेट बी। इनसेट बी हमारा कृत्रिम उपग्रह है। और प्राकृतिक पूछ ले तो हमारा क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, फिर बस और इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। हाँ, उपग्रह की कक्षीय चाल 7.9 या 8 किलोमीटर सेकंड होती है। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल, जैसे ये पृथ्वी है, इसके जो सबसे पास में चक्कर लगा रहा है उसकी चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 74 मिनट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पॉइंट ये पढ़ लीजिए, प्रत्येक ग्रह उपग्रह हो या ग्रहों का के उपग्रह की संख्या समान होना भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे ग्रहों की संख्या जो होगी समान होगी। देखा, वो तो हम आपको पहले ही ऊपर टेबल में बता चुके हैं कि किसी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, किसी के ज्यादा हैं, किसी के कम है, ये तो हम बता ही चुके हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे था। अब ये देख लेते हैं कि कुछ ग्रह तथा उनके उपग्रहों के बारे में बताया गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डेमोस हैं। ठीक है, पृथ्वी के कौन है? चंद्रमा, ये प्राकृतिक है। मैंने कृत्रिम बताया था, क्या था? इनसेट था कृत्रिम, इनसेट बी था हमारा कृत्रिम, लेकिन प्राकृतिक यहाँ सारे प्राकृतिक की बात कर रहा है। ठीक है, बृहस्पति के गैनीमेड, यूरोप, यूरो, गैलिस्टो, मेटिस और थेम्बे हैं। अरुण के मिंडासा और जूलियट है। नेपच्यून के टाइटन है, और शनि के टाइटन, टेथिस और एटलस और पंडोरा है। ठीक है, ये सब क्या थे? इन ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। चंद्रमा वायुमंडल विहीन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी से इसकी दूरी है, किसकी? चंद्रमा की। फिर सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह की बात करेगा तो कौन है? हमारा मून है, चंद्रमा है। और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? सेनोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि सेनोलॉजी किसको बोलते हैं? आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमण काल लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी ये है, इसका परिक्रमण काल कितने घंटे में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में
पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा धरती के आकार का लगभग 27% है, मतलब कि पृथ्वी के आकार का, और एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये हम बता ही चुके हैं। सौर मंडल के 63 उपग्रहों में चांद का आकार 5वें नंबर पे है, मतलब कि इतने उपग्रहों में 5वें नंबर पे हमारा कौन सा है, मून है। बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। चंद्रमा कैसे, 4.5 अरब वर्ष पहले जो बहुत बड़ा गोला टूटा था, आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा गोला जब टूटा था तो सारे भाग अलग अलग हुए थे, तो उसके जो बचे हुए अवशेष से उससे चंद्रमा बना है। मार्स के आकार का तत्व है, और रॉकेट से चंद्रमा तक जाने में 13 घंटे लगते हैं। चंद्रमा पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। ठीक है, ये होता है पूर्व में, यहाँ उगेगा और यहाँ पे जाकर के छिप जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, ये हम पहले भी बताए हैं। फिर चलते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राकृतिक उपग्रह के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कृत्रिम उपग्रह के बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, जिनको मानव ने बनाया है, और जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की एक कोई निश्चित कक्षा होती है जिसमें वो परिक्रमा करते रहते हैं, वो क्या है, कृत्रिम उपग्रह हैं। और हाँ, 1957 में सर्वप्रथम रूस ने कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, ये बहुत जिक्र होता है, स्पुतनिक फर्स्ट क्या है, क्या है, उपग्रह है, ग्रह है, मानव निर्मित है, क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखिए कि 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह बनाया था जिसका नाम रखा था स्पुतनिक 1, और स्पुतनिक 1 के पश्चात हजारों कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। बहुत सारे फिर उपग्रह हुए, लेकिन पहला अगर पूछेगा तो स्पुतनिक फर्स्ट है। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल, वो तो रूस का था, अब हम लोग भारत का भी जान लेते हैं। 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत इस कृत्रिम उपग्रह का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा था। ठीक है, ये क्या थे, भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिन भारत ने जब अपना लॉन्च किया था सैटेलाइट, तो उन्होंने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या रखा था, आर्यभट्ट रखा था। ये दिया हुआ है डिटेल में कि इसके कितने सिरे होते हैं, सौर पैनल कितने लगाए गए थे, क्या खराबी आने के कारण अधिक समय तक नहीं टिक पाया था, ये सारी चीजें इसमें दी हुई। तो हम लोगों ने आई होप सैटेलाइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कृत्रिम पढ़ा, प्राकृतिक पढ़ा, नाम भी सारे पढ़ लिए। अब ये क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड क्या है, ये एक ऐसे छोटे छोटे जो पिंड होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, इन्हीं को एस्टेरॉइड बोलते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है, छोटे से होते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है। हाँ, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछेगा तो सेरेस होता है, और खगोलवेत्ता पियाजी ने इस क्षुद्र ग्रह को जनवरी 1801 में खोजा था। ठीक है, ये पियाजी जी थे जिन्होंने इन क्षुद्र ग्रह को खोजा था, कब, 1801 में। फिर ये एक इमेज है हमारे पास क्षुद्र ग्रह की, ये देख लीजिए। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, आप लोग खुद से पढ़िएगा। जब अभी तो एग्जाम जब पास में आते हैं तो हम लोगों को फैक्चुअल चीजें मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट होती है वही देखनी होती है। तो ये बस एक बुक का फुल रिवीजन कम समय में आप लोगों को करवाना है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तारा और तारामंडल क्या होता है, ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तारा है, पहले ही स्टार्टिंग से पढ़ाते चले आ रहे हैं, वही तारा है जो अपनी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नव तारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस अस्थाई तारा बोलते हैं, ये जानिए। और हाँ, इसे अस्थाई तारा बोलते हैं और अधिनव तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी चमक का मुकाबला करने लगता है, आकाशगंगा में स्थित होता है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अस्थाई तारा भी कहते हैं और अधिनव तारा भी। इसको कहा जाता है किसको, नोवा को, नव तारा को, इसका नाम ही है नव तारा। फिर ध्रुव तारा देख लेते हैं। ध्रुव तारा, ये देखिए इसका एक फिगर है, वो दिखा देते हैं हम आपको। ये है ध्रुव तारा की पोजीशन, ये अर्थ है और ये सन है, ये इक्वेटर है और ये यहाँ साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ से ये जो इस हमारी एंगल से पृथ्वी झुकी हुई है, ये इस एंगल से जो यहाँ पर दिखता है, एग्जिस्ट करता है, यही क्या है, हमारा ध्रुव तारा। यहाँ पर हमें दिखता है। ध्रुव तारा देखने की ये पोजीशन दिखा रहा है कि हमें कहाँ से दिख सकता है, तो इस पोजीशन पे दिख सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि तारामंडल क्या है।
तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं और इसको अरबी में मजउआ अल नजूम कहते हैं। ठीक है, ये तारामंडल के बारे में है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल, 7 ताराओं का जो समूह होता है उसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। सप्तऋषि तारा, ये हमारे पास एक इमेज है सप्तऋषि तारे की, ये देख लीजिए, इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। सप्तऋषि तारा क्या है ये देखिए, अरुंधति, वरिष्ठ, अग्निस, अत्रि, पुलसत्य और पुलहा और कृति, ये सप्तऋषि तारे की पोजीशन है। यहाँ से ये देखिए, ठीक है, इसको दादी की खाट भी कहा जाता है। वरिष्ठ, विश्वामित्र, कंठ, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और रौनक, ये क्या है, 7 तारों के नाम है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, 7 तारे के नाम दिए हुए हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा है छाया और ग्रहण। हम लोग हमेशा ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हमेशा ये सब जानते रहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो बस उसी के बारे में कि छाया, जैसे कि नाम से पता चलता है रिफ्लेक्शन, किसी की छाया जब उससे छाया पड़ती है तो वही क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ग्रहण कब किस पोजीशन में पड़ता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आती है, तो कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। इस तरह से जब अलग अलग पोजीशन पे आते हैं दोनों, हमेशा आएगा ही कौन, चंद्रमा या पृथ्वी ही आएगी। सूर्य कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा क्योंकि वो किसी का परिक्रमा नहीं करता, तो ये सूर्य होती है। हाँ, ये देखिए वो सारी पोजीशंस दी हुई है ग्रहण की, अलग अलग तरह से दिखा रहा है। चंद्र ग्रहण कैसे लग रहा है, सूर्य ग्रहण कैसे लग रहा है। ये हमारा सूर्य होता है, ये पृथ्वी होती है जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब इसके बीच में पृथ्वी, फिर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसकी शैडो पूरी तरह से इस पे नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से आधा हिस्सा क्या होता है, ढक जाता है। तो यही हमारा क्या है, ग्रहण कहलाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है, इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जब 2 पिंडों के बीच कोई दूसरा पिंड आ जाता है तो उसी को ग्रहण करते हैं, जिसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये एक हमारे पास इमेज है, हमारी ये जो बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की, इसमें ये देखिए पूरा अच्छे से डिटेल करके बताया गया है कि सूर्य ग्रहण, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, देखो चंद्रमा बीच में आ गया, इसकी शैडो पूरी तरह से इस पे नहीं पड़ पा रही है, छाया है और उपछाया है, जो हल्की छाया इस पे पड़ रही है। ये रात्रि का समय है तो ये क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गया तो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये अलग अलग पोजिशन है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की, कहीं पूरा लगता है, कहीं थोड़ा सा लगता है, इस तरह से ये सारी पोजीशन दिखाई गई है। हाँ, एक चीज ये जान सकते हैं कि चंद्रमा का रेखांश राहु और केतु के पास होना चाहिए, चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। ये 2 पॉइंट है हमारे की, ये शर्तें हैं कि सूर्य ग्रहण किस कंडीशंस में लग सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार कौन से, एक पूर्ण ग्रहण लगता है, एक आंशिक ग्रहण लगता है और एक वलयाकार लगता है। जो मैंने अभी आप लोगों को इमेज दिखाई, इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, ये पूर्ण ग्रहण है, ये आंशिक ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण। ये देखो तीनों टाइप इस फिगर में हमारे दिया गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब पूरी तरह से ढक जाता है और एक रिंग चारों तरफ दिखने लगती है सूर्य के, तो वो पूर्ण ग्रहण होता है। आंशिक जो थोड़ा सा हाइड करता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, और जो वलयाकार, जो पूरी रिंग बन गई, वो वलयाकार हो गया। ठीक है, जिसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल हाइड हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो ये तीनों सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ लिया। अभी हम चंद्र ग्रहण के देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। ये चंद्रमा है, बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, तो ये क्या हुआ, चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आकाश गंगा और आकाशीय पिंड, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आकाश गंगा में क्या थे, ग्रह थे, क्षुद्र थे, नक्षत्र, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में। आकाश गंगा के प्रकार देख लेते हैं कि आकाश गंगा 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, सर्पिल और अनियमित। एक ऐसे आकाश गंगा आपको देखने को मिलेगा, एक सर्पिल शेप में मिलेगा और एक इरेगुलर शेप में मिलेगा, उसका कोई शेप ही नहीं होगा। तो ये 3 होते हैं आकाश गंगा के प्रकार, जिसमें से 80% मंदाकिनियों की आकृति सर्पिल आकृति की है, 17% मंदाकिनी दीर्घ वृत्तीय है और 3% क्या है, अनियमित है। 80% आपको कैसा मिलेगा, दीर्घ वृत्ताकार, 17% आपको ऐसा मिलेगा और 3% अनियमित आकार का। धूमकेतु और पुच्छल तारा, जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि देखो तारा गिर रहा है, विश मांग लो, तो बस वही है। तो छोटे छोटे पिंड जिनका पृथ्वी तक आते आते अस्तित्व खत्म हो जाता है,
वो हल्की सी लाइट दिखती है, वही क्या है हमारा, ये पुछल तारा है, ध्रुव तारा है। कुछ का अस्तित्व तो वही ब्रह्मांड में खत्म होता है, कुछ पृथ्वी तक आते आते अपनी लाइट इमिट करते हैं, तो वो होता है हमारा पुछल तारा। ये सूर्य के समय उनके कुछ स्पष्ट है, केंद्रक, कोमा, हाइड्रोजन बादल, ये सब हमारे किसमें, आकाशगंगा में ही है, आते हैं। ठीक है, फिर उल्का पिंड, मेटेराइट्स क्या होते हैं, जो हमारे एक ब्रह्मांड में जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं ना, छोटे छोटे पिंड, उन्हीं को बोलते हैं मेटेराइट्स, उल्का पिंड। उसके बाद पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देख लेते हैं। 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का अस्तित्व ही नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना कोई ग्रह था, कोई जीवन नहीं था। उस पे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानते हैं कि इस टक्कर के फलस्वरूप जब क्या हुआ, अंतरिक्ष में घूम रहा था, एक प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पिंड की दूसरे पिंड से टकराया, एक पिंड दूसरे पिंड से टकराया, जिससे टक्कर हुई और बहुत सारे पिंड क्या हुए, टूट के इधर उधर बिखरे, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह इस पिंड में शामिल हुए। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? हाँ, ऑक्सीजन का वातावरण उपस्थित नहीं था जब पृथ्वी स्वराज में, तभी तो जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। अभी भी हम वो लोग बहुत ग्रहों पे खोज रहे हैं जीवन, लेकिन कहाँ नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से जीवन संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन पृथ्वी पे सारे कंडीशन बहुत, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब ये सब चीजें नहीं थी। धीमे धीमे बदलते, बदलाव होते होते काफी अरबों सालों के बाद, परिवर्तन के बाद पृथ्वी पे जीवन का संभव हुआ, क्योंकि जो चीजें हम मानव जीवन को जीने के लिए जरूरत आवश्यकता थी, जीव हुए, धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ और पृथ्वी पर जीवन संभव हो गया। ठीक है, हाँ, साइनोबैक्टीरिया नामक एक हरे शैवाल पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित हुए थे। एक हरा शैवाल आया था और उसके जाने के बाद फिर ये ऑक्सी और अनऑक्सी, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्रिया हुई। जैसे प्लांट्स हैं और जीव हैं, उनमें अलग अलग श्वसन क्रिया हुई। इसी तरह से धीमे धीमे पृथ्वी पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। इसकी डिटेलिंग आप हमारी जो ये बुक है इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, चलते हैं हम लोग की पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। अभी तक तो जीवन जाने की भाई ऑक्सीजन की जरूरत थी तो पौधे आए, साइनोबैक्टीरिया नाम का जीव आया, फिर वो वायवीय श्वसन हुआ, अवायवीय श्वसन, धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ। अब हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे, सूक्ष्म और रीढ़ विहीन पहले जो जीव आए उनमें रीढ़ नहीं होती थी, तो उन जीवों की उत्पत्ति हुई आज से कब, 50 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, फिर उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई जो कि जल में भी रह लेते थे और पृथ्वी भूमि पे भी रह लेते थे, उन जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर अंडज जीवों की उत्पत्ति, जो अंडे देते थे। फिर नभचर या स्तनपायी, जो बच्चों को जन्म देने वाले जीव थे, इनमें डेवलपमेंट हुआ और फिर इस तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई और फिर मानव की उत्पत्ति और विकास हुआ। ये पूरा हमारा डिटेल में है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग चलते, अन्य ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति अभी नहीं संभव हो पाई है, अभी हम लोगों का पृथ्वी पे ही जीवन का संभव है, ये सब जान चुके हैं हम लोग। फिर चलते हैं हम लोग कि ग्रहों पर जीवन संभव, यूरोपा, केपलर, और ये बहुत सारा डिटेलिंग है इसको। अंतरिक्ष अभियान फिर कुछ चलाए गए जब हम लोगों का और डेवलपमेंट हुआ, ग्रहों के बारे में जाने तो जिज्ञासा बढ़ती रहती है ना कि अब इतना हम लोग जाने तो और जाने, तो इस तरह से अंतरिक्ष अभियान चलाए गए। अभियान में आर्यभट्ट और रोहिणी, इस तरह से बहुत सारे अभियान चलाए गए। ये हमारे पास एक टेबल है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व के अन्य देशों के प्रमुख, ये तो हमारे भारत के थे, फिर अन्य देशों के भी स्पुतनिक, लूना, इको, और इनका सबका कौन से देश ने भेजा था, किस डेट में भेजा था, किसका चक्कर लगाने के लिए भेजा था, तो ये सब देखिए बहुत सारे हमारे पास हैं। तो चलते हैं हम लोग और आगे के टॉपिक की तरफ से, जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो अब इतनी सारी चीजें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा, तो फिर इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो बना है जो रिसर्च कर रहा है, अभी भी चल ही रहे हैं रिसर्च, तो उसके बारे में है। ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि कौन करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सारे स्पेस के जितने भी अपने नए नए प्रयोग होते हैं वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो भारत का है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, और इसी के बारे में और भी चीजें दी हैं, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसकी शॉर्ट में ये सारांश समरी दी गई है। इसको क्विक रिवीजन के लिए दिया जाता है कि आप शॉर्ट में इसको पढ़ के पूरा वीडियो का एक बार जो निचोड़ होता है पूरा लेक्चर का, वो इसमें होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, ये सॉल्व करिएगा।